राहुल की यात्रा से 2023 में कांग्रेस को फायदा होगा, कितना बदला परसेप्शन, 2023 में दिखेगा रिफ्लेक्शन। प्राइम डिबेट में बड़ी बहस, यात्रा में एसेट, चुनाव में कितने परफेक्ट। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 9वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। देखिए, बड़ी खबरों में सरदार शहर के फैसले का काउंटडाउन चल रहा है, बनी हुई है। साथ ही बड़ी खबर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं, बताएंगे। साथ ही बताएंगे बीजेपी का डोर टू डोर और दिखाएंगे तबादले पर तकरार। साथ ही बात जहर बन चुके जल की और शराब की आग की, और साथ ही दिखाएंगे तस्वीरें, बताएंगे खबर जब झूम उठे शेरपा। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। काउंटडाउन चल रहा है, सरदार शहर के फैसले का काउंटडाउन चल रहा है। तो देखिए, चूरू जिले के सरदार शहर उपचुनाव की मतगणना कल है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। चूरू जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होनी है। 2 कमरे हैं, 20 टेबल है, 15 राउंड में मतगणना कंप्लीट होगी। एक राउंड में करीब 15 मिनट का समय लगेगा। 2 बजे के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशियों के लिए मतदान हुआ था। उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तो ये बड़ी खबर है, काउंटडाउन चल रहा है। और देखिए, ये वो रात है जो प्रत्याशियों पर एक तरह से देखा जाए तो सबसे भारी रहती है। एक तरह से आप उनके लिए कयामत की रात कह सकते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है, क्या जनता का प्यार उन्हें नसीब हुआ है, ये पता अगले दिन चलेगा। और इसीलिए इसे कयामत की रात सियासत में कहा जाता है। सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त सरदार शहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, जो सियासतदान होते हैं वो मतदान के दिन के बाद दिन भर घूमते फिरते ये भांप लेते हैं, ये आंक लेते हैं कि किस तरह के नतीजे हो सकते हैं, और उस हिसाब से जश्न की तैयारियां करते हैं। किस खेमे में सन्नाटा है, किस खेमे में जश्न नजर आ रहा है पहले से ही? जी बिल्कुल, जो मतगणना है वो सुबह ये जो चूरू का पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, जहां हम इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर खड़े हैं, यहीं मतगणना है वो होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसके लिए बाकायदा जो ईवीएम, वीवीपैट और सीयू मशीन है वो स्ट्रांग रूम के अंदर यहाँ रखवाई जा चुकी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा है, राजस्थान पुलिस है वो यहाँ मौजूद है। उसके बाद में आरएसी के जवान, और जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ पे जो बीएसएफ के हथियारबंद जवान है वो तैनात किए गए। जो 10 प्रत्याशी हैं, उन 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है वो कल हो जाएगा। सुबह 8 बजे से जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। जिसके अगर बात करें राउंड की तो 15 राउंड होंगे, जिसमें 10-10 टेबल लगाई गई है। 10 टेबल पीआरओ ऑफिस कक्ष में और एक एपीआरओ कक्ष के अंदर 10-10 टेबलें हैं। एक टेबल पे जो राउंड है उसके अंदर तकरीबन 15 मिनट का समय लगेगा। इस लिहाज से 2 बजे तक है वो रिजल्ट आ जाएगा। रही बात उपचुनाव के नतीजों की, किस तरह के खेमे के अंदर किस तरह की जुलूस की या जश्न की तैयारी की गई है, तो सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जो कांग्रेस से अनिल शर्मा है, उनका जो सहानुभूति की लहर की जो बात थी, वो सहानुभूति की लहर का फायदा उनको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो भाजपा से अशोक पिंचा है, अशोक पिंचा चुनावी मैदान में थे, और जो सबसे बड़ी ताकत उभर के एक तरह से हम कह सकते हैं आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं लालचंद मूंड, उनकी जो गांवों के अंदर पकड़ है उस पकड़ को यहाँ देखा जा सकता है। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ है। कल जो मतगणना होगी उसके बाद ये कहा जा सकता है कि किसकी जीत है वो सुनिश्चित है। हालांकि पलड़ा भारी है वो अभी जो विधायक पुत्र पंडित अनिल शर्मा है, उनका पलड़ा यहाँ भारी माना जा रहा है। जी
मतगणना स्थल पर अपनी अपनी जगह पार्टियों ने चुन ली होगी, अपने अपने एजेंट्स भी चुन लिए होंगे। उस लिहाज से क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो अगर प्रशासनिक तैयारी की सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रशासनिक तैयारियां आज पूरी की जा चुकी है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सियाग है, उनके द्वारा शाम को यहां इस पूरी तैयारियों का निरीक्षण किया गया और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो तैयारियां हैं वो मतगणना के लिहाज से पूरी है। 2 कमरे यहां बनाए गए हैं जिसके अंदर 10-10 टेबलें लगाई गई है। 10-10 टेबलों के ऊपर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो कल मतगणना करेंगे, काउंटिंग करेंगे। उसके बाद में 15 राउंड के अंदर ये काउंटिंग पूरी होनी है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ काफी, जैसा मैंने पहले बताया कि RSC के जवान है, BSF की जो जवान है और साथ ही जो राजस्थान पुलिस के जवान है वो यहाँ मौजूद है, जिनके द्वारा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा है वो राउंड क्लॉक की जा रही है। इसके अलावा बैरिकेड्स लगाए गए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। काफी दूरी पे ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि भीड़ है वो यहाँ ना पहुंच सके या किसी तरह का कोई उत्पात या हंगामा यहाँ न हो सके। मुख्य जो गेट है इसका पॉलिटेक्निक कॉलेज का, वहां पे भी जो बाकायदा चेकिंग की व्यवस्था की गई है। वहां भी पुलिस के जवान और RSC के जवान है उनको तैनात किया गया है। साथ ही जो पोलिंग एजेंट है, पार्टियों के द्वारा पोलिंग एजेंट है, उनको भी तैयार किया गया है, जिनकी एंट्री सुबह 7 बजे से होगी। यहीं पे पास में ही से उनके अंदर जाने का जो स्थान है वो बनाया गया है। बाकायदा चिन्हित किया गया है कि इस जगह से और जो पोलिंग एजेंट है वो अंदर दाखिल होंगे। और जो सामने जो अभी जो गेट दिखाई दे रहा है पीछे, इस गेट से जो मतगणना कार्मिक है उन मतगणना कार्मिकों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और इसके जो दाहिनी साइड के अंदर जो गेट है वहां से जो पॉलिटिकल पर्सन है उनको मतगणना के बाद में अंदर आने की अनुमति होगी। और सबसे बड़ी सुरक्षा की लिहाज से अगर बात करें तो काफी जो सुरक्षा है वो यहाँ तैनात की गई है। चलिए, शुक्रिया मनोज, आप नजर बनाकर रखें और तमाम अपडेट्स आप हम तक सबसे पहले पहुंचाएंगे हर बार की तरह। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इधर चूरू के सरदार शहर उपचुनाव के कल नतीजे आने हैं। कल सुबह जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी। हमारे सहयोगी ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की, जिसमें राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने सहानुभूति के नाम पर चुनाव लड़ा, बीजेपी ने मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश की। उन्होंने कहा जनता का फैसला शिरोधार्य होगा। सरदार शहर उपचुनाव के नतीजे कल आ रहे हैं। बीजेपी को किस तरह के नतीजे की उम्मीद है, ये बात करते हैं उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ से। राठौड़ साहब, कल रिजल्ट आ रहे हैं सरदार शहर के, लग क्या रहा है, बीजेपी जीत रही है? देखिए, सहानुभूति की लहर पर कांग्रेस सवार रही। पूरे प्रशासनिक तंत्र का बेजा इस्तेमाल भी हुआ, पर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर, बूथ मैनेजमेंट से लेकर अपने बात को बखूबी से किया। और मैं समझता हूं कि आश्रित नतीजे निश्चित तौर पर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार इन चुनावों के अंदर शासन और प्रशासन के दम पर सारे कर्मचारियों के माध्यम से वोटों को ठगना चाहती है, उसमें शायद कामयाब नहीं हो पाएगी। लग क्या रहा, जो बॉडी लैंग्वेज है बीजेपी के नेताओं का वो जोशीला नहीं है, इसका मतलब क्या आप लोगों ने नतीजे से पहले हार मान ली है? कदापि नहीं, कभी नहीं। हम योद्धा हैं, अंतिम समय तक युद्ध में लड़ते हैं और सरदार शहर का नतीजा अभी थोड़े देर में बता देगा। जरा हिमाचल के नतीजे भी देख लेना और गुजरात के नतीजे भी देख लेना। लेकिन दिल्ली में MCD के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी जो है कमाल नहीं कर पाई, आप जो है वहां पर जीत गई है। और गुजरात के चुनाव के नतीजों से आपको बहुत उम्मीद है, लेकिन हिमाचल में इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं बताई जा रही। बताया जा रहा है कि आप किनारे पे हैं, तो माहौल तो लग नहीं रहा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा माहौल तो नहीं है। देखिए, MCD के नतीजे में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत रही है, जरा इस पर भी निगाह डाल ले कृपया। कांग्रेस बड़ी मुश्किल से 2 अंक को आंकड़े को छूने की कोशिश में लगी है। वो कांग्रेस जो कभी अटक से कटक तक राज किया करती थी, सिमट कर 2 सूबे में रह गई। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, समय के चक्र के साथ कांग्रेस इन दोनों सूबों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी गायब हो जाएगी। सरदार शहर के नतीजों पर अभी से इतराना उचित नहीं है। तिल देखना है तो थोड़ी धार का इंतजार करिए। ये थे राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं कि सरदार शहर में नतीजे चौंकाने वाले होंगे और आखिर में बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ। इधर बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है।
जयपुर शहर में बीजेपी के नेता आम जनता का समर्थन हासिल करने में जुटे हैं। पूर्व मंत्री मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ भी अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकाल रहे हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल ने उनसे बातचीत की। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की गूंज गांव से लेकर शहरों के गली मोहल्लों तक में सुनाई पड़ रही है। मैं जयपुर के मालवीय नगर इलाके में हूं, जहां पर पूर्व मंत्री और मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफ यात्रा निकाल रहे हैं। जो शहर की जनता है उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कालीचरण जी, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है यात्रा को? देखिए, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, ये आज चौथे दिन हम यहाँ आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। 8 वार्डों में यात्रा निकल चुकी है, ये 9वां वार्ड है। आज 3 वार्ड कवर करेंगे और जिस प्रकार से जनता ने अपने कर कमलों से जिस प्रकार से आक्रोश यात्रा का स्वागत किया है, जिस प्रकार से गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति की है, मिस कॉल करके जिस प्रकार से लोग जन आक्रोश यात्रा से जुड़े हैं, इससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मालवीय नगर की जनता कांग्रेस के शासन के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के आगे चमक फीकी नहीं हो गई है कहीं आपकी जन आक्रोश यात्रा की? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की चमक तो फीकी उसी दिन हो गई जब गुजरात के रिजल्ट निकल रहे हैं, दिल्ली के रिजल्ट निकल रहे हैं और हिमाचल का जो एग्जिट पोल आया है, सब में भारतीय जनता पार्टी आगे है और कहीं कहीं तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। लेकिन सरदार शहर के नतीजों में तो बीजेपी को पीछे बताया जा रहा है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि ज्यादा कोई रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखेगा फ्यूचर में आप लोगों को? सरदार शहर का जहाँ तक सवाल है, वहाँ भंवरलाल शर्मा पहले विधायक थे, 7 बार से विधायक थे। उनका अपना व्यक्तिगत परिवार का ये मामला है, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जन आक्रोश यात्रा आपको लगता है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा एक तरह का आंदोलन बन जाएगी, जन आंदोलन बन जाएगी बीजेपी का? जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस के 4 साल के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में रथ के माध्यम से कर रही है और जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, उससे लगता है कि प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया है कि जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए शुरू हुई प्रदेश बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लोगों तक पहुंच रही है। विधायक वासुदेव देवनानी की अगुवाई में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। ये अजमेर से आई तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक वासुदेव देवनानी खुद यात्रा के साथ चल रहे हैं, लोगों को पैम्पलेट्स बांट रहे हैं जिसमें विपक्ष के नजरिए से सरकार का कामकाज कैसा रहा है उसका ब्यौरा दिया गया है। साथ ही कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है। द्वारे द्वारे पहुंचकर बीजेपी लोगों से मिल रही है और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम विपक्ष में हैं, हमने देखा सरकार ने किस तरह का कामकाज किया है। बीजेपी ये विश्वास दिलाना चाहती है सभी लोगों को कि जिस तरह की कानून व्यवस्था इस वक्त हो गई है वो आप में से किसी से भी छुपी नहीं है। जन आक्रोश यात्रा के रथ भी जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता भी सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस तरह से जंगल राज है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बेरोजगार युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, न उनको भत्ता मिल रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भू माफियाओं के साथ मिलकर के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मिली भगत के कारण पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और यहाँ तक के पुजारी भी यहाँ पे असुरक्षित हैं। कई पुजारी आत्मदाह कर चुके, कई पुजारियों का इन्होंने मार दिया है। पिछले 3 दिन से चल रही, आज चौथा दिन है और इस मंडल में जिस तरह से कार्यकर्ता जन उमड़ पड़ा है, मुझे लगता है कि जनता के मन में बहुत पीड़ा है और अजमेर की समस्याओं से भी जनता इन कांग्रेसियों ने एक भी उसके लिए इनकी सरकार होते हुए न कुछ पानी के लिए किया, न कुछ सड़कों के लिए किया। यहाँ तक कि जनता त्राही कर रही है
पानी हमारे समय हम लोग 36 घंटे से 48 घंटे में दे रहे थे और पूरे प्रेशर से दे रहे थे। इस समय 72 और 96 घंटे में पानी मिल रहा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने से कांग्रेस के हालात नहीं बदलने वाले। उन्होंने कहा राजस्थान पंजाब की राह पर चल रहा है। पूनिया ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार जाना तय है। उसका सबसे बड़ा कारण सरकार का खराब प्रदर्शन होगा। उन्होंने अपने दर्द को बयां कर दिया आते ही कि पंजाब में जैसी हालात है वैसी राजस्थान में है, भले आदमी है, और भविष्यवाणी पहले ही कर दी। इसलिए प्रभारी बदलने से कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस की परिस्थिति और कांग्रेस का झगड़ा बदलेगा नहीं। इस सरकार से संज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन हमारी यात्रा पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम लोगों के घर तक जाएंगे, दर तक जाएंगे, दरवाजे तक जाएंगे। जो ब्लैक पेपर जारी किया है उसके जरिए लोगों को कांग्रेस की कमियां बताएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि 2023 में सरकार बदलने के कई कारण होंगे, लेकिन जनाक्रोश यात्रा उसका बड़ा कारण होगा। और मंत्री मुरारीलाल मीणा ने आज बीजेपी सांसद जसकौर मीणा पर पलटवार किया। मुरारीलाल मीणा ने कहा कि अगर जसकौर मीणा 1 रुपए की भी दलाली सिद्ध कर दें तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मुरारीलाल मीणा ने कहा कि जसकौर मीणा को कुछ अता पता नहीं है, उन्होंने कोई सिंगल काम करवाया नहीं, जबकि हम हजारों गिनवा सकते हैं। गौरतलब है 4 दिसंबर को मंडावर महिला महाविद्यालय के भवन के शिलान्यास समारोह में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की मौजूदगी में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि वो 3 मंत्रियों के बीच में रहती हैं, लेकिन विकास केवल प्रसादी लाल का दिखाई देता है, जबकि 2 अन्य दलाली करते हैं। ऐसा यदि जसकौर जी इस बात को सिद्ध कर दे 1 पैसे की दलाली जीवन में, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जसकौर जी बोल खास रहे, उनको आता पता है नहीं। 4 साल हो गए, एक सिंगल काम उन्होंने करवाया नहीं पूरे क्षेत्र के अंदर। जसकौर जी ये बता दें कि उन्होंने एक काम कराया, हम हमारा हजारों काम गिना सकते हैं जो हमने करवाए। 2 साल में 3 मंत्री है, 3 एक ही मंत्री का काम दिखाई देता है सब जगह। तीनों मंत्रियों के बीच में मैं रहती हूँ, तीनों बाकी 2 मंत्रियों का कोई काम नहीं दलाली के अलावा। दलाली के अलावा कोई काम नहीं। खुले शब्दों में बोलती हूँ, आंगनवाड़ी के पोषाहार को बेच ले और उधर चाहे खान को नीलाम करते समय दलाली ले ले। ये ऐसे अनेकों लांछन उन पर लगे हुए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे जहर बन गया जल। शेखावाटी में हवेलियों और पुराने गढ़ों को निहारने के लिए आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अब यहां एग्रो टूरिज्म का आनंद भी ले सकेंगे। पर्यटन विभाग के मोटिवेशन के बाद झुंझुनू जिले के किसान एग्रो टूरिज्म की ओर रुख कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से एग्रो टूरिज्म में शिथिलता के बाद अब जिले के किसान अपने खेतों में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए झोपड़े तैयार कर रहे हैं। अब शेखावाटी में आने वाले पर्यटक ग्रामीण परिवेश, सभ्यता, संस्कृति और ग्रामीण कल्चर से रूबरू हो सकेंगे। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने खेतों में बने 2 पड़ों और बगीचों तक पहुंचने के लिए 30 फीट चौड़े रास्ते की बाध्यता खत्म कर दी है, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान एग्रो टूरिज्म की ओर रुख कर रहे हैं। बुढ़ाना के किसान जमील पठान ने अपने खेत में पर्यटकों के लिए एग्रो टूरिज्म की एक वाटिका तैयार की है। जमील पठान ने बताया कि शेखावाटी में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक एग्रो टूरिज्म के लिए आते हैं। एग्रो टूरिज्म में किसानों की आय का जरिया भी बढ़ेगा और साथ ही यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी लोगों को प्रदान होंगे। ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अक्सर प्याज के दाम आसमान छूने के बाद आम आदमी के आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार ये प्याज किसानों के आंसू निकाल रही है। प्रतापगढ़ के कांठल अंचल में प्याज की बम्पर पैदावार हुई है, इसीलिए दाम काफी कम हो गए। नया प्याज 7 से 9 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है, जबकि पुराना प्याज या छोटे आकार के प्याज तो 5 रुपए किलो तक मिल रहा है। बाजारों में नासिक प्याज आने लगेगा तो प्याज के दाम और कम हो सकते हैं।
संभावना है कि ऑफ सीजन में प्याज होलसेल में 5 से 7 रुपए किलो तक बिकेगा। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में 500 हेक्टेयर में प्याज की बुआई की गई थी, जिसमें करीब 5000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, लेकिन किसान प्याज के उत्पादन की लागत नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ तक कि बाजार में ले जाना ही महंगा पड़ रहा है। मंडी में प्रतिदिन 300 से 500 कट्टे प्याज आ रहे हैं। कई बार प्याज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के चलते बिक नहीं पाता है और वे मंडी में ही पड़ा रहता है। अजमेर की बेटी स्वस्ति आर्य चौधरी ने एक बार फिर इतिहास रचा है। जयपुर में आयोजित स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वस्ति ने गोल्ड जीतकर लगातार चौथे साल खिताब जीत इतिहास रचा है। 4 दिसंबर से आयोजित प्रतियोगिता में स्वस्ति ने कई मुकाबले जीते और फाइनल मुकाबले में जयपुर की महिला बॉक्सर अंजलि चौधरी को करारी शिकस्त दी और एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अजमेर के फॉय सागर चौराहे की रहने वाली स्वस्ति आर्य चौधरी ने जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। स्वस्ति 48 किलो कैटेगरी में खेलती है और आने वाले दिनों में होने वाली राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार चौथी बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। सीनियर स्टेट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर में हुई है। मैंने फाइनल में जयपुर की लड़की अंजलि चौधरी को हरा के गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। करौली के हिंडौन सिटी में दूषित पानी पीने से मौत का आंकड़ा 2 तक पहुंच गया है। करीब 200 लोगों का इलाज चल रहा है। जलदाय विभाग अवैध कनेक्शन को हादसे का जिम्मेदार बताने की कोशिश में, वहीं जीवन देने वाले जल के जहर बनने को लेकर बीजेपी मैदान में कूद पड़ी है। हिंडौन सिटी में जल बना जहर, तो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। उन्हीं की सरकार के विज्ञापन में लिखा हुआ है कि जल ही जीवन है। मुख्यमंत्री की फोटो है। ऐसा लगता है कि हिंडौन में तो जल ही जहर है। दूषित पानी ने हिंडौन में मचाया हाहाकार। घर लाने के बाद उनको सुबह से शाम तक तो वो ठीक रहे, दस्त बस्त तो जाते रहिए, लेकिन वैसे ठीक रहे हैं और रात को 8:30 बजे उनकी डेथ हो गई। किस वजह से मान रहे हो आप? पानी की वजह से। ये एक पीड़ित परिवार के सदस्य का दर्द है, जिसके पिता पहले दूषित पानी के शिकार हुए, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो वहां फैली अव्यवस्थाओं के कारण घर लौटना पड़ा और घर में उनकी जान चली गई। कुछ ऐसी ही त्रासदी से हिंडौन सिटी के सैकड़ों परिवार गुजर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दूषित पानी पीने के बाद करीब 200 लोगों का इलाज चल रहा है और आरोप सीधे तौर पर जलदाय विभाग पर लग रहा है। इस विषय में मैंने पहले भी नाराजगी जताई थी दिशा बैठक में भी, कि जलदाय विभाग के अधिकारी जिस तरीके से इन्होंने हिंडौन की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, जिस तरीके से इन्होंने टंकियों की सफाई नहीं की, जिस तरीके से इन्होंने जनता के लिए पीने के पेयजल की स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं की, इनके ऊपर बहुत ही कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पानी हमेशा से राजस्थान के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है और सरकार के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा निकालने वाली बीजेपी के हाथ हिंडौन सिटी में दूषित पानी का मुद्दा लग चुका है। एक तो अभी विधानसभा जनवरी में शुरू होगी, हम इस मुद्दे को मुखरता से उठाएंगे। पार्टी की तरफ से भी मैं कोशिश करूंगा कि इन पूरे मसलों को ठीक तरीके से इसका अध्ययन करके सरकार को भी हम सुझाव दें। लगातार हो रही मौत और मरीजों की बढ़ रही संख्या के बीच जलदाय विभाग और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन में आया है। हालांकि अधिकारी इस हादसे के लिए अवैध कनेक्शन के कारण हुए लीकेज को जिम्मेदार बताने की कोशिश में लगे हैं। और जहाँ जहाँ हमें कंटेमिनेशन नजर आए कि कहीं कोई गलियों में कोई कनेक्शंस में हमें पता लगे तो हम कार्रवाई वैसे हमने प्रारंभ कर दी है। आप देख ही रहे हैं इलीगल कनेक्शंस ज्यादा नजर आए हैं मुझे। अवैध कनेक्शंस लोगों ने कर रखे हैं और बूस्टर से जो पानी खींच रहे हैं उससे जो है पेयजल के कंटेमिनेशन होने की संभावना हो सकती है। मंगलवार को नलों से हुई दूषित पानी की सप्लाई के कारण पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हंगामा मचने के बाद से प्रशासन हरकत में है और कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मरीजों की जानकारी ले रहे हैं तो जलदाय विभाग पानी के कनेक्शन को सुधारने में लगा है। लेकिन सवाल है कि हादसा होने के बाद ऐसी सतर्कता का क्या फायदा। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, करौली। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक को शराब के लिए पैसे नहीं देना महंगा पड़ा।
आरोपियों ने नाराज होकर उसके साथ मारपीट की, जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़ित का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। घाघसा निवासी नारू से गांव के ही भैरूलाल डांगी और कालू भील ने शराब के लिए पैसे मांगे। नारू ने मना कर दिया। नाराज भैरूलाल और कालू भील ने पहले तो नारू को पीटा, फिर पेट्रोल डाल जलाने की कोशिश की। ये नारू भील के झुलसने का मामला है। इसके द्वारा भैरू डांगी और कालू के ऊपर कालू भील पे आरोप लगाया कि ये इन्होंने मेरे को पेट्रोल डाल के जलाया, जिसका मुकदमा सदर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया और उसके बयान वगैरह अनुसंधान जारी। और कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर